तो डायरेक्टली किस में चला जाएगा, ब्लड में, तो कोज करेगा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। क्लियर है। इसी के साथ में जैसे स्किन में मैंने लगाया, लगाने के बाद में मैं उसको लगा दूंगा 0.5 ml, मैंने उसको क्या कर दिया, लगा दिया, और 72 घंटे तक मैं पेशेंट को बोलूंगा कि आप अगर नहाओगे तो उसको क्या नहीं करोगे, रब नहीं करोगे। अरे बात में, अगर रब नहीं करोगे, उसमें अपने को सर्किल बना देना है कि आप उसको जो भी मैंने जो मार्क किया है, इस मार्क को अपने को क्या नहीं करना, मिटानी है। अगर ऐसी सिचुएशन करेंगे तो इसके रिजल्ट में क्या आ जाएगा, प्रॉब्लम। अब रिजल्ट कैसे देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं अपन स्केल लेंगे डायरेक्टली, और कितना अपने को यहाँ पे मिला, एंड ड्यूरेशन मिला, या कितना अपने को पफिनेस मिला, इडिमा कितना हुआ, उस चीज को अपने को क्या करना है, चेक करना है। अब देखो, नॉर्मल पेशेंट में अगर 10 mm से ज्यादा है तो अपन बोलेंगे पेशेंट को क्या है, ट्यूबरकुलोसिस पॉजिटिव। अगर कोई पेशेंट है जिसको एचआईवी से रिलेटेड कोई सिम्टम है, या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कोई पेशेंट है, तो उसको अपन बता सकते हैं कि उसका अगर 5 mm से ज्यादा होने के बाद भी अगर हो गया तो उसको अपन क्या मानेंगे, पॉजिटिव। ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट, ट्यूबरकुलिन टेस्ट को अपन क्या मान के चलेंगे, पॉजिटिव। क्लियर है। ये टॉपिक था अपना बाहर का, लेकिन अपन ने यही देख लिया कैनुला को भी अपन चेंज यही कर सकते हैं। एक और चीज बताता हूं, फीडिंग बैग को कब चेंज करते हैं अपन, अपन ने फीडिंग बैग दे रहे हैं पेशेंट को, कितनी देर में चेंज करना है, 7 दिन में। मारोगे पेशेंट को 2 आवरली, हॉस्पिटल के पास इतनी सप्लाई नहीं होती है, नहीं। अगर अपन बात करें फीडिंग बैग की, तो अपने को हर 24 घंटे में क्या चेक करना है, फीडिंग बैग को चेंज करना है। कारण बता देता हूं, 24 घंटे में अपन इसलिए चेक करते हैं क्योंकि फीडिंग में अपन क्या दे रहे हैं, ग्लूकोज, फैट, या फिर अपने न्यूट्रिएंट अपन प्रोवाइड करवाएंगे, तो वहां पे कंटामिनेशन होने के चांसेस क्या मिलेंगे, ज्यादा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ अपने को क्या मिलेगी, ज्यादा। तो हर 24 घंटे में अपने को फीडिंग बैग को चेंज करना है, हर 24 घंटे में आईवी लाइन को क्या करना है, चेंज करना है। आ रही बात समझ में। फीडिंग बैग की बात करें तो फीडिंग बैग को भी अपन बता सकते हैं, फीडिंग बैग, और एक अपन बात करते हैं इसी के साथ में आईवी सेट। क्या हुआ, ये नहीं बनाना अभी आपको, ये भी छाप लिया क्या, एडवांस चलना है, इतना एडवांस नहीं जाना है कि पीछे वाला टॉपिक अपना रह जाए। देखो, लिखा हुआ आपके पास में यहां भी मिल जाएगा, लिखा हुआ आपके पास में बुक्स में भी मिल जाएगा, बात है समझने की। अगर समझ में नहीं आएगा तो कोई मतलब नहीं है। ये तो अभी अपन ने स्टार्ट ही नहीं किया, ये मैंने इसीलिए लिखा है कि ये अपना टॉपिक, ये सारे के सारे, ये दोनों के दोनों अपने को चेंज करना है विद इन 24 आवर्स में। आपको क्या करना है, चेंज करना है, एक दिन के अंदर वापस से आपको क्या करना है, चेंज करना है। आगे बात समझ में। जबकि ये सारे के सारे अपन चेंज करते हैं कितनी देर में, 72 घंटे के अंदर, 72 घंटे के अंदर चेंज कर लेना है, 3 दिन के अंदर अंदर अपने को क्या कर लेना है, उसको चेंज कर लेना। चले आगे, अब आ जाओ। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके बाद में सेकंड, टाइम आउट। टाइम आउट का मतलब क्या होता है, पेशेंट का अपन ने आइडेंटिटी कंफर्म कर लिया, पेशेंट की जो एनेस्थीसिया देंगे उसकी अपन ने सेफ्टी चेकलिस्ट कंप्लीट कर ली, पेशेंट को अपने को कैनुला लगाना था, कैनुला अपन ने कंप्लीट कर लिया, पेशेंट को जो रिस्क हो रहे थे, रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, उसके इक्विपमेंट अपन ने क्या कर लिया, अरेंज कर लिया, पेशेंट को ब्लड लॉस हो रहा था, उसको रिजोल्व करने के लिए भी अपन ने इक्विपमेंट क्या कर लिए, ठीक कर लिए, या ब्लड प्रोडक्ट अरेंज करवा लिया, कैनोला लगा दिया, फ्लूइड अपन ने क्या कर लिया, अरेंज कर लिया। ये सारे काम करने के बाद ही अपन सेकंड स्टेप चलते हैं, जिसको अपन बोलते हैं क्या, टाइम आउट करना। टाइम आउट का मतलब होता है कि जो भी अपन प्रोसीजर करेंगे बिफोर इंसिजन ऑफ, अगर पेशेंट को सर्जिकल इंसिजन देंगे उससे पहले जो प्रोसीजर करेंगे उसको अपन क्या बोलेंगे, टाइम आउट करना। आरी बात समझ में। यानी पेशेंट को इंसिजन, सर्जिकल इंसिजन अपन देते हैं, उससे पहले जो अपन प्रोसीजर करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, टाइम आउट करना। अब बात आती है इंसिजन कौन से, ब्लेड का टाइप का क्वेश्चन पूछता अपने से, कौन से नंबर की ब्लेड अपने पास में अवेलेबल रहती है। एब्डोमिनल कैविटी में अगर अपन बात करें तो 22, 20, 22 और 23 नंबर के अपन नॉर्मली क्या लेते हैं, ब्लेड काम में। अगर स्टेप वुंड करना है तो 11 नंबर के अपन क्या लेते हैं, ब्लेड काम में। और 12 नंबर की ब्लेड अपन काम में लेते हैं, स्पेशल है, सूचर को रिमूव करने के लिए ब्लेड काम में लेते हैं, वो कौन सी होती है, 12। इमेज दिखा देता हूं आपको, इमेज दिखा दूंगा मैं किस टाइप से होती है। देखो, ये एक ब्लेड की स्ट्रक्चर है,
इस टाइप की अगर ब्लेड आपके पास में प्रेजेंट है तो ये कौन सी अपनी 11 नंबर ब्लेड। अगर इसका जो नुकुला मुंह है आगे की तरफ इस टाइप से अगर घुमा हुआ है, थोड़ा सा टर्न है, तो वो अपन काम में लेते हैं 12 नंबर की ब्लेड, जो अपन मोस्ट कॉमनली काम लेते हैं सूचर को रिमूव करने के लिए। क्लियर है। और बाद में बात करें, सारी की सारी ब्लेड थोड़ी सी लार्ज साइज की रहती है इस टाइप से। ये सारी की सारी ब्लेड रहती है 20 नंबर, 22 नंबर और 23 नंबर की। क्लियर है। जब अपना टॉपिक आएगा अपन एक बार इमेज देख लेंगे इसका। ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके बाद में टाइम आउट। टाइम आउट का मतलब है पेशेंट को इंसिजन देने से पहले अपन क्या क्या काम करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं, अब इसमें तीनों मेंबर काम आएंगे। कौन कौन से? सर्जन, एनेस्थेसिया और साथ में कौन सा? नर्सिंग स्टाफ। क्लाइंट कहां चला गया? क्लाइंट को अपन ने कर दिया क्या? बेहोश। बेहोश करने के बाद में जैसे अपन ने इंजेक्शन दिया, एनेस्थेसिया दिया, और एनेस्थेसिया देने के बाद में पेशेंट हो गया बेहोश। अब वो बता नहीं सकता अपनी सारी आइडेंटिटी, तो फिर अपन कंफर्म करेंगे तीन मेंबर, सर्जन, एनेस्थेसिया और उसके साथ में कौन इंक्लूड होगा? नर्सिंग स्टाफ। ठीक है। बात करते हैं, सबसे पहले जैसे ही आएंगे तो अपना आइडेंटिफिकेशन देंगे। कंफर्म ऑल टीम मेंबर हैव इंट्रोडक्शन देमसेल्फ बाय नेम एंड रोल। अब बात आती है, जिस ओटी में आने के बाद में सर्जन जैसे आएगा और उसने अपना नाम बताएगा कि मेरा नाम ये है और मेरी डेजिग्नेशन क्या है? सर्जरी का। बात करते हैं सेकंड एनेस्थेसिया वाले आएंगे कि मेरा नाम ये है और मैं क्या करूंगा? एनेस्थेसिया का काम करूँ। एन उसके बाद में आएगा अपना टीम नर्सिंग वाले। नर्सिंग वाले अपना नाम बताएंगे। अब उसमें नर्सिंग वाले भी दो रहते हैं ओटी के अंदर, एक होता है स्क्रब और एक होता है कौन सा? सर्कुलेटरी। स्क्रब वाला करवाता है केवल ओटी टेबल को, क्या करेगा? पास में रहेगा और असिस्ट करवाएगा सर्जरी को। सर्कुलेटरी पूरी ओटी में क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। अनस्टेराइल रहता है कौन? सर्कुलेटरी। जबकि स्क्रब नर्स क्या रहेगी? स्टेराइल। ठीक है। अब बात करते हैं, ये सारे के सारे मेंबर एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? पहले इंट्रोड्यूस हो जाएंगे कि मेरा नाम ये है, मेरा रोल ये है और मैं इस टाइप से क्या करूंगा? अपना रोल परफॉर्म करूंगा। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे अपन। सर्जन, एनेस्थेसिया प्रोफेशनल और नर्सिंग वर्बली कंफर्म करेंगे। तीनों मेंबर में बता दिया, सर्जन, एनेस्थेसिया और नर्सिंग स्टाफ तीनों के तीनों एक दूसरे से कंफर्म करेंगे। क्या क्या चीज वापस रिपीट हो रही है? देखो, सबसे पहले पेशेंट को आइडेंटिफाई करेंगे, पेशेंट का नाम क्या है, और आइडेंटिफाई अपन किससे करते हैं? आईडी बैंड से। और पेशेंट का ओपीडी टिकट से। दोनों से अपन क्या करेंगे? मैच करेंगे। मैच करने के बाद में फिर अपन कंफर्म करेंगे सेकंड स्टेप पे साइट। वापस से कंफर्म कर रहे हैं। अब कारण क्या है वापस करने का? मैंने एक चीज बताया, इस स्टेप में सर्जन अवेलेबल हो जरूरी नहीं है, जबकि इस स्टेप में क्या होना चाहिए? सर्जन। अगर सर्जन वापस बाद में आया है तो उसको भी तो पता होना चाहिए कहाँ की सर्जरी करनी है, तो वापस से अपन ने क्या कर लिया? उसका साइट कंफर्म कर ली। लेफ्ट है, राइट है, बायलेटरल ऑर्गन के लिए अपन क्या कर लेंगे? कंफर्म। बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, थर्ड स्टेप में अपन वहां पे लेके चलेंगे। उसका क्या करेंगे? प्रोसीजर को कंफर्म करेंगे। क्या प्रोसीजर देगा? प्रोसीजर का अपन नाम लिख लेंगे। जैसे लेफ्ट साइड की किडनी निकालनी थी, लेफ्ट साइड लिख लिया, और उसी के साथ में कर लेंगे नेफ्रेक्टोमी। अगर पेशेंट की कर रहे हैं तो अपन क्या करेंगे? उसका सर्जरी का नाम अपन क्या कर लेंगे? आइडेंटिफाई, कंफर्म लिख लेंगे उसके ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे अपन इसके बाद में, एंटीसिपेट क्रिटिकल जो भी इवेंट रहेंगे उसको पहले ही आइडेंटिफाई अपन करके चलेंगे। एंटीसिपेट क्रिटिकल इवेंट्स अगर अपने पास में हो रहा है। अब तीन मेंबर वहां पे काम कर रहे हैं, सर्जन, एनेस्थेसिया और नर्सिंग स्टाफ। अब देखो सर्जन क्या बताएगा अपना? सर्जन आके बोलेगा, सर्जन रिव्यू देगा, व्हाट आर द क्रिटिकल एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट। मेरे सामने कौन कौन से अनएक्सपेक्टेड इवेंट आ सकते हैं ड्यूरिंग सर्जरी। अब वो पहले बोल देगा कि यहाँ पे रिस्क ऑफ ब्लीडिंग क्या है? ज्यादा है। बोल सकता है जैसे नेफ्रेक्टोमी कर रहा है तो वो सर्जन पहले ही बोल देगा कि मेरे पास क्या है भाई, मैं जो किडनी जैसे रिमूव करूंगा, अगर मेरी वो सूचरिंग करते टाइम पे अगर वो खुल जाए तो वहां पे ब्लीडिंग के चांसेस क्या हो सकते हैं? ज्यादा। अनएक्सपेक्टेड इवेंट पहले एक परफॉर्म कर देगा। या फिर वो दूसरा बता सकता है कि मैं जो सर्जिकल साइड से लूंगा तो वहां पे कंपार्टमेंट सिंड्रोम होने के चांसेस क्या रहते हैं? ज्यादा। तो ये सारी की सारी सिचुएशन उसको क्या कर सकता है? पहले ही एक्सप्लेन कर सकता है। किस किस को बताएगा? एनेस्थेसिया वालों को, और एक किसको? नर्सिंग स्टाफ को। उन दोनों को बताने से क्या फायदा होगा? देखो, अगर ब्लड लॉस की बात कर दिया एनेस्थेसिया वालों के सामने, तो एनेस्थेसिया वाले किसको अरेंज करके रखेंगे? ब्लड और कैनुला।
आ रही बात समझ में? इसी के साथ में नर्सिंग स्टाफ क्या काम करेगा, अगर ब्लड अरेंज नहीं है या फिर बाहर से कुछ सामान मंगवाना है उसको रोकने के लिए, तो वो क्या कर सकता है, अरेंज करवा सकता है। आगे बात समझ में? इसी के साथ में वो बताएगा एक्सपेक्टेड इवेंट, ऑपरेशन ड्यूरेशन, ऑपरेशन को कितना टाइम लग जाएगा मेरे को, कि मैं ऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया, ऑपरेट करने के बाद में मेरे को कितना टाइम लग जाएगा ड्यूरिंग पूरा प्रोसीजर करने में, तो ये सारा का सारा मैं पहले ही क्या कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। उसमें पहले ही बोल दिया जैसे 1.5 आवर मेरे को क्या लगेगा पूरा ड्यूरेशन। एक बात करते हैं, एंड एंटीसिपेट ब्लड लॉस, मेरी ड्यूरिंग सर्जरी प्रोसीजर कितना ब्लड लॉस हो सकता है, ये भी क्या करेगा पहले ही सर्जन रिव्यू दे देगा अपना कि मेरा इतना ब्लड लॉस हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे। सेकंड, एनेस्थीसिया वाले अपना रिव्यू देंगे। एनेस्थीसिया वाले रिव्यू कैसे देंगे, जैसे ही सर्जरी का प्लान होता है, सर्जरी का प्लान होते ही सबसे पहले एनेस्थीसिया वाले अपनी टीम अपनी जो चेकलिस्ट है वो लेके जाते हैं, सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट जिसको अपन बोलते हैं एनेस्थीसिया सेफ्टी चेकलिस्ट, ये अपना कंप्लीट करेगा। उसी टाइम पे करता है पीएसी। पीएसी का मतलब होता है प्री एनेस्थेटिक चेकलिस्ट, एनेस्थीसिया देने से पहले ही जो अपन ने चेकलिस्ट मेंटेन करके चला है उसमें क्या क्या है, जैसे पेशेंट कोई दवाइयां तो नहीं ले रहा, अगर बीपी की दवाई ले रहा है और अपन ने और एनेस्थीसिया दे दिया, जैसे पेशेंट कोई बीपी लो होने की दवाई दे रहा था, ठीक है, हाइपोटेंशन होने की दवाई दे रहा था, तो और अपन ने उसको एनेस्थीसिया दे दिया, तो बीपी और लॉस होने के चांसेस क्या मिलेंगे अपने को, ज्यादा। तो ऐसी कंडीशन अपने पहले ही एनेस्थीसिया वाली टीम अपना रिव्यू दे देंगे कि पेशेंट हाइपोथायराइडिज्म है, या पेशेंट को हाइपरटेंशन है, या पेशेंट को और एक्स्ट्रा इवेंट हो सकता है जैसे पेशेंट डायबिटीज मेलाइटिस में है, या फिर पेशेंट को और कोई डिजीज है, तो वो पहले अपन क्या कर लेंगे वहां पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, एक अपन बात करते हैं पेशेंट स्पेसिफिक कंसेंट है कि नहीं है, वो सारा का सारा अपन एनेस्थीसिया वाले क्या कर लेंगे वहां पे कंफर्म। एक नेक्स्ट टीम अपनी काम करेगी, कौन सी अपनी, नर्सिंग स्टाफ। अब बात आती है नर्सिंग स्टाफ, मैन तो अपना यही है, नर्सिंग स्टाफ वाले अपना क्या रोल करेंगे, तो ध्यान रखना नर्सिंग स्टाफ का मेन रोल होता है ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर स्टेरिलिटी को मेंटेन करके चलना। आ रही बात में? अब स्टेरिलिटी को मेंटेन कैसे करेंगे, ऑपरेशन करने के लिए आया डॉक्टर और उसने जैसे ही आया तो अपन पहले ही अपन क्या करके चलेंगे, वहां पे टेबल बना लेंगे और इंस्ट्रूमेंट वहां पे अरेंज कर लेंगे। अब इंस्ट्रूमेंट अरेंज करेंगे तो इंस्ट्रूमेंट का अपने को क्या क्या चीजें ध्यान में रखना है, जब सीएसएसटी से इंस्ट्रूमेंट आएंगे तो वो इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर्ली क्या होने चाहिए, स्टेरिलाइज्ड। आ रही बात में? अब ये अपन पहले मेंशन करेंगे हैज स्टेरिलिटी। अब हैज स्टेरिलिटी इंक्लूडिंग इंडिकेटर रिजल्ट। अब बात आती है इंडिकेटर। अब जो अपन सीएसएसडी में जो सामान बेचते हैं, तो सीएसएसडी का सामान कितने टाइम ड्यूरेशन तक रह सकता है स्टेराइल, 3 दिन, मैंने बता दिया। अब उसको चेक कैसे करते हैं, उसको अपन चेक करते हैं केमिकल इंडिकेटर से। मैं आपको इमेज दिखा देता हूं। केमिकल इंडिकेटर्स दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है फिजिकल इंडिकेटर और एक होता है अपना केमिकल इंडिकेटर। फिजिकल इंडिकेटर का मतलब है टाइम ड्यूरेशन, अपन ने 1 घंटे उसमें स्टीम वाले में डाल दिया, ऑटोक्लेव में डाल दिया, और उसका क्या हो गया, स्टेलाइजेशन। एक अपन ने बाहर से एक टेप चिपका दी या फिर अंदर एक केमिकल इंडिकेटर डाल दिया और वो अपने को इंडिकेशन देगा कि आपका सेट प्रॉपर्ली क्या है, स्टेलाइज। अब इमेज दिखा देता हूं किस टाइप से आता है। नेक्स्ट पेज क्यों नहीं निकल रहा इसका, एक बार बुलाना विनोद जी को। इमेज साथ साथ अपन इमेज भी देख लेंगे, जो प्रोसेस से रिलेटेड अपनी सारी इमेज रहेगी ना, साथ साथ अपन देखते हुए चलेंगे। पेज स्लाइड नहीं हो रहा है, स्लाइड नहीं हो रहा। ये देखो, ये जो आपको इमेज दिखाई दे रही है, ये क्या आपका इंडिकेटर्स, केमिकल इंडिकेटर्स, टेप टाइप की स्ट्रक्चर रहती है। इसको अपन ने थोड़ा सा फाड़ा और अपन ने किसके ऊपर चिपका देंगे, सेट के ऊपर। ग्रीन कलर का जो अपन रेप करके भेजेंगे उसके ऊपर अपन ने क्या कर दिया, चिपका दिया। अब उसको अपन ने जैसे ऑटोक्लेव करवाया तो इसका कलर चेंज हो जाता है। इसका क्या होगा, कलर चेंज, ध्यान रखना, इसका होता है कलर चेंज।
ठीक है। जो आपको व्हाइट लाइन दिखाई दे रही है, ये व्हाइट लाइन कैसी हो जाएगी? ब्लैक कलर की। अगर ब्लैक कलर की हो गई तो ये आपको डायरेक्टली इंडिकेट करवाता है कि आपका सेट प्रॉपर्ली क्या हो गया? स्टेलाइज्ड हो गया। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट अपन देखते हैं एक और स्टेलाइजेशन के लिए, एक अपन काम में लेते हैं नेक्स्ट इस टाइप का केमिकल इंडिकेटर अपन काम में लेते हैं 3M का टाइप का। ठीक है, ये अपन डालते हैं सेट के अंदर। जो अपन ने सेट पैक किया, सेट के अंदर अपन ने एक डाल दिया केमिकल इंडिकेटर्स। ये केमिकल इंडिकेटर्स इस टाइप से अपने को देखने को मिलेगा। ये ओरिजिनल है, ये वाला जो अपन सॉफ्ट कॉपी बताई उस टाइप से 3M का स्टीम केमिकल इंडिकेटर्स है। इस टाइप से अपने को देख स्टीम केमिकल इंडिकेटर्स दो टाइप का, एक तो फिजिकल जो अपना टेप टाइप का रहेगा। अगर अपन ने इसको सेट में डाला है, सेट में डालने के बाद में अगर इसका कलर चेंज हो गया, जैसे जो व्हाइट लाइन आ रही है अपने को, जो व्हाइट लाइन किस में चेंज हो जाएगी? ब्लैक कलर में, तो अपन बोलेंगे कि अपना सेट प्रॉपर्ली क्या हुआ है? स्टेलाइज। अब देखो दूसरा केमिकल इंडिकेटर इस टाइप का अपने को देखने को मिलेगा। इस स्ट्रिप को अपन डालते हैं, इस स्ट्रिप को डालने के बाद में अपन सेट से निकालेंगे तो वो सेट से इस टाइप से अपने को मिलना चाहिए। देखो यहाँ पे कोई ब्लैक लाइन नहीं है, यहाँ पे आने के बाद में ब्लैक लाइन क्या हो गई? पहुंच गई। अगर ये बीच वाली जो लाइन है इससे ब्लैक लाइन अगर क्रॉस कर गई तो अपन उसको क्या मान के चलते हैं? एक्सेप्ट, कि आपका जो स्टेलाइजेशन आपने करवाया है वो प्रॉपर्ली क्या हुआ है? स्टेलाइज्ड हुआ है सेट। अगर मान लो स्टेलाइज नहीं हुआ तो ये ब्लैक लाइन यहाँ तक नहीं पहुंचेगी, यहाँ तक रहेगी, व्हाइट लाइन रहेगी, तो अपन इसको बोलेंगे कि आपका सेट प्रॉपर्ली क्या नहीं हुआ? स्टेलाइज्ड नहीं हुआ। तो आपको सेट को वापस से क्या करना है? भेजना है, चेक करवाना है। ठीक है, तो अपन बोलेंगे दो टाइप के इंडिकेटर मैंने आपको दिखा दिए। ये दोनों के दोनों टाइप के इंडिकेटर है। कौन से टाइप के? फिजिकल इंडिकेटर, फिजिकल इंडिकेटर। ठीक है, फिजिकल इंडिकेटर में अपन काम में लेते हैं एक तो टेप टाइप का जो अपन ने चिपका दिया, और अगर इसका कलर चेंज हो रहा है तो अपने को इंडिकेट करवाता है क्या स्टेलाइजेशन प्रॉपर्ली हुआ है कि नहीं हुआ। और ये अपन डाल देते हैं सेट के अंदर। अब इससे क्या होता है देखो, इसका मतलब है कि अपन ने जैसे इसको सेट में डाला, तो जब भी अपन सेट स्टेलाइज करवाते हैं, सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट स्टेलाइज करवाते हैं, वो नॉर्मली अपन करवाते हैं ऑटोक्लेव प्रोसेस से। किससे करवाते हैं? ऑटोक्लेव प्रोसेस। माइक्रोबायोलॉजी में आप देखोगे ऑटोक्लेव में जो प्रिंसिपल होता है वो होता है स्टीम का, भाप का। जैसे ही पानी गर्म हुआ, भाप बनी, और भाप किसको स्टेलाइज करवाएगा? सेट को। ठीक है, सेट को जैसे स्टेलाइज करवाया, और स्टेलाइजेशन का मतलब होता है सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और बात करें स्पोर, उसके अंडे, वो भी क्या हो जाए? अगर डैमेज हो जाए, मर जाए, यहां से हट जाए, तो उसको अपन बोलते हैं क्या? स्टेलाइजेशन। और एक होता है डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन का मतलब है केवल माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो? निकले, पैथोजेंस निकले, उसको अपन क्या बोलेंगे? डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, तो बात कर रहे हैं अगर फिजिकल इंडिकेटर अपन ने डाला है ऑटोक्लेव में, तो इसका स्टीम की वजह से यहां से अपने को ब्लैक लाइन दिखाई देगी। ये अपने को इंडिकेट करवाती है कि आपने जो सेट डाला है वो प्रॉपर्ली क्या हुआ है? स्टेलाइज। ठीक है, वापस आओ अपने टॉपिक पे। ये देख लिया। इसके बाद में स्टेलाइजेशन अपन देख लेंगे, और मैंने बताया इंडिकेटर विद केमिकल इंडिकेटर जो रिजल्ट है वो अपन उसके साथ में मैच करेंगे। अब ये उस टाइम पे ड्यूरिंग प्रोसीजर जब अपन करेंगे तो वहां पे तीनों मेंबर प्रेजेंट है, तो नर्सिंग स्टाफ अपना जोर से बोलेगा कि हाँ मैंने जो सेट खोला है वो प्रॉपर्ली क्या है? स्टेलाइज्ड है। मैंने बाहर से केमिकल जो इंडिकेटर लगा था वो भी क्या था मेरा? स्टेलाइज्ड। जो अंदर सेट के अंदर मैंने जो केमिकल इंडिकेटर डाल रखा था वो भी पूरा क्या था मेरा? एक्सेप्ट आ रखा है। वो पहले ही बताएगा कि मेरा जो जो स्टेलाइजेशन के लिए भेजा था सीएसएसडी में वो प्रॉपर्ली क्या है? स्टेलाइज्ड। ठीक है, इसके बाद में क्या करेगा? इंडिकेटर बीइंग कंफर्म, आर देयर इक्विपमेंट इश्यू और एनी कंसर्न। इसी के साथ में नर्सिंग स्टाफ वाला बता देगा कि अपने पास में इतने तो आइटम अवेलेबल है ड्यूरिंग सर्जरी प्रोसीजर, और इतने आइटम अपने पास में अवेलेबल नहीं है, तो सर्जन को पहले ही इन्फॉर्म कर देगा कि हमारे पास में ये इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं है, इसलिए आपको सर्जरी के दौरान जरूरत पड़े तो अपन पहले से ही अरेंज करके क्या करें उसको चले। आ रही बात समझ में? तो अपन ये पहले ही अरेंज करके कर लेंगे कि जो भी नर्सिंग टीम वाले हैं वो दो काम करेगा, एक तो स्टेलाइजेशन का और एक इक्विपमेंट को अरेंज करने का। इक्विपमेंट जितने भी है वो सारे के सारे पहले ही क्या करके रखेगा? वो अरेंज करके चलेगा। अब बात आती है इसी के बाद में एक अपन देखते हैं वहां पे एंटीबायोटिक दी गई है कि नहीं दी गई। ठीक है,
ड्यूरिंग जो भी अपन प्रोसीजर करते हैं, प्रोसीजर के दौरान जो भी सर्जिकल प्रोसीजर होगा उससे पहले अपन प्री एंटीबायोटिक अपन टेस्ट करके चलते हैं। अब एंटीबायोटिक के साथ में एक चीज मैं बता देता हूँ, जब भी एंटीबायोटिक अपन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले करते हैं अपन उसका क्या, एएसटी। अपन स्किन टेस्ट करते हैं। जो भी एंटीबायोटिक अपन देंगे उसको देने से पहले हमेशा अपने को उसको क्या करना है, एएसटी। एएसटी से पहले भी अपन एक काम करते हैं और वो क्या होता है कि अपने को जब भी एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले अपने को वहां पे करना है कल्चर। आरिवास में ब्लड कल्चर, यूरिन कल्चर, अपने को उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर लेना है कि ये केवल इस एंटीबायोटिक से क्या होता है, केवल सेंसिटिव है, रेजिस्टेंस नहीं है। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से प्रिवेंट करने के लिए अपन पहले ही उसका क्या करके चलेंगे, कल्चर, और कल्चर के बाद फिर अपन लेके चलेंगे उसका क्या, एएसटी, यानी पेशेंट को उस एंटीबायोटिक से क्या नहीं होनी चाहिए, एलर्जी। ठीक है, हैज एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस गिवन विद इन लास्ट 6 मिनट, 60 मिनट, यानी फिर बोल सकते हैं अपन 1 घंटे से पहले पहले आपको उसको क्या देख के चलना है, एंटीबायोटिक। अगर दी है तो यस, और नहीं दी है तो आप उसको क्या बोलोगे, नॉट अवेलेबल। ठीक है, बात करते हैं लास्ट, अपना एक टॉपिक रहेगा साइन आउट का। साइन आउट का मतलब होता है पेशेंट को जब भी ऑपरेशन हो गया, कंप्लीट हो गया, तो क्लोज करने से पहले वुंड का जो क्लोजर होगा उससे पहले तीनों टीम मेंबर क्या क्या काम करेंगे उसको अपन बोलते हैं क्या, साइन आउट करना। साइन आउट का मतलब है बिफोर पेशेंट लीव ऑपरेशन रूम, ऑपरेशन रूम को छोड़े उससे पहले क्या क्या काम करके चलेगा उसको अपन बोलते हैं क्या, साइन आउट करना। अब देखो इसमें क्या करते हैं, नर्स वर्बली कंफर्म विद द टीम। अब टीम में 3 मेंबर वही सेम, सर्जन से, एनेस्थेसिया से और अपने खुद स्क्रब नर्स से क्या करेगी, कंफर्म करके चलेगी। और ये सारा का सारा काम करती है कौन, सर्कुलेटरी नर्स। बात करें सबसे पहले करेगा द नेम ऑफ प्रोसीजर रिकॉर्ड, कि अपन ने कौन सा प्रोसीजर किया था। अब देखो प्रोसीजर तो अपन ने पहले ही कंफर्म कर लिया था कि अपने को ये प्रोसीजर करना है, वापस से क्यों कर रहे हैं, कारण क्या है। अब देखो जैसे ही सर्जरी ओपन की, ओपन करने के बाद में अपन ने जो प्लान करके चला था और वो प्लान पूरा नहीं हुआ अपना, जैसे अपने को करना था टीआरपी, और आपने जैसे ही ऑपरेशन के लिए अंदर पास करे, पास करने के बाद में आपको मिला कि आपको टीआरपी करने की जरूरत नहीं है, वहां पे क्या हो रहा है और ज्यादा ऊजिंग ब्लीडिंग के चांसेस क्या हो रहे हैं ज्यादा, तो आपको सर्जरी को क्या करना है, चेंज करना है। आपको केवल कोगुलेट करके बाहर आना है। तो आपको प्रोसीजर वहां पे चेंज हुआ कि नहीं हुआ, पहले प्लान तो किया था टीआरपी का, लेकिन बाद में क्या हो गया, प्रोसीजर चेंज। कब हुआ, जब आपने प्रोसीजर कंप्लीट किया उसके बाद में आपको वापस से प्रोसीजर को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, दोबारा से आपको क्या करना है, उसको मेंशन करना है। एक बात करते हैं, that instrument sponge and needle count are corrected or not applicable, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके बाद में अपन करेंगे, एक तो कर लिया पेशेंट का जो भी प्रोसीजर किया उसको अपन ने रिकॉर्ड कर लिया कि हाँ मैंने क्या किया, ये प्रोसीजर कंप्लीट किया है। उसके बाद में अपन करेंगे कि जो भी इंस्ट्रूमेंट आपने काम में लिए हैं क्या वो करेक्ट काउंट में है कि नहीं है। करेक्ट काउंट का मतलब है जैसे क्लोज कर रहे थे, क्लोज के टाइम पे कितने मोप आपने काम में लिए थे। मोप का मतलब होता है कॉटन का एक बना हुआ पोर्शन रहता है, अगर वो आप काम में ले रहे हो सर्जिकल प्रोसीजर ब्लीडिंग को सोक करने के लिए, ब्लड को सोक करने के लिए जो स्पंज काम में लेते हैं उसको बोलते हैं मॉप या स्पंज बोल सकते हैं। इसी के साथ में वो बाहर प्रॉपर्ली निकले नहीं निकले उसको अपन क्या बोलेंगे, करेक्ट काउंट। एक सर्जरी के दौरान आप क्या काम में लोगे, सूचर, सूचर के साथ में क्या प्रेजेंट रहेगी, निडल, तो निडल सारी की सारी क्या जानी चाहिए, बाहर। इसी के साथ में अगर आपने कोई छोटे